Yes, good morning, all of you. Ashwini, welcome to the session. एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए, कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? Yes, good morning. दिव्यांशु, कल पिछली क्लास में कहां तक हम लोगों ने किया था? शक्ति संतुलन टॉपिक समाप्त हो गया था। एक्सप्लेनेशन, डिक्टेशन, ऑल। आज शायद हम लोगों को डिटरेंस के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में। एम आई राइट? हाँ, यस गुलशन, वेलकम टू द सेशन। डिटरेंस पढ़ना है, इसके पहले का सब कुछ हो गया है। ये आपने लिख लिया है कि शक्ति संतुलन की अवधारणा वर्तमान में कितनी अप्रासंगिक, कितनी प्रासंगिक। डिक्टेशन हो चुका है इसका। ठीक है, ठीक है, हैव अ लुक। प्रतिरोध, देखिए इसका भी संबंध मिला जुला के शक्ति से ही है। डिफरेंस पढ़ना है, नहीं समझ पा रहा हूं। डिटरेंस पढ़ना है ना? हाँ, डिटरेंस, हाँ, यस यस। चंचल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। चैट आप लोगों की दिख नहीं रही है मुझे साहब। हाँ, नाउ इट्स ओके। अच्छा, दिव्यांशु कह रहे हैं कि प्रासंगिक और अप्रासंगिक लिखवाना है। ये लिखवाना है, तभी तो मैं पूछ रहा था कि डिक्टेशन रह गया है क्या। प्रासंगिक और अप्रासंगिक लिखवाना होगा। उसके साथ मुझे लग रहा है कि शक्ति संतुलन का जो आलोचनात्मक समीक्षा है वो भी बाकी रह गया है ना। हम लोग समझ जरूर लिए थे, बट एज आई कैन रिमेंबर द डिक्टेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू यू इन द लास्ट क्लास। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। हाँ हाँ, तो अभी डिटरेंस पे मूव करने से पहले, या डिटरेंस समझा दूं पहले फिर लिखेंगे? चाहे फटाफट पहले लिख लो। शक्ति संतुलन की वर्तमान में क्या अप्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता है ना? क्योंकि प्रासंगिकता पे चलने से पहले अगर हम लोग इसकी अप्रासंगिकता को समझ ले तो बेहतर होता है। हालांकि हमने समझ लिया है, एक बार फ्लैशबैक कर लेते हैं फटाफट। शक्ति संतुलन वर्तमान में क्यों अप्रासंगिक है? दिव्यांशु, अश्विनी, चंचल, गुलशन, बताइए वर्तमान में शक्ति संतुलन की अवधारणा क्यों अप्रासंगिक है? कल पढ़ा है ना आपने? अरे भाई, हमने कल पढ़ा था कि वर्तमान में जो शक्ति से संबंधित चुनौतियां हैं, यानी शक्ति की चुनौतियां हैं, उनका स्वरूप बदला है, उनकी प्रकृति बदली है। पहले किसी देश या देशों के समूह के लिए दूसरा देश या देशों का समूह चुनौती हुआ करता था, तो उनके बीच में अलग अलग खेमों के बीच में शक्ति संतुलन होता था।
अलग अलग गुटों के बीच में शक्ति संतुलन होता था। लेकिन क्या वर्तमान में उस तरह की खेमेबाजी है, गुटबाजी है? नहीं। अब तो आपके लिए चुनौती आतंकवाद बन गया है, संगठित अपराध बन गया है, पर्यावरण संकट बन गया है। यह शक्ति के लिए चुनौती ही है। अब इन चुनौतियों का संतुलन कैसे करेंगे? समझ रहे मेरी बात? तो शक्ति संतुलन के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पावर ब्लॉक्स चाहिए होते हैं वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए शक्ति संतुलन की अवधारणा कैसा प्रतीत होती है? अप्रासंगिक प्रतीत होती है, क्योंकि विभिन्न देशों की जो सुरक्षा चुनौतियों का स्वरूप है वो बदल गया है। और क्या हमने पढ़ा था इसमें? इसी से मिलता जुलता पॉइंट आप दे सकते हैं कि शक्ति संतुलन के लिए जो परिस्थितियां चाहिए होती हैं, हां बिल्कुल दिव्यांशु, सही कहा आपने। शक्ति संतुलन के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो कर्ता चाहिए होते हैं, कर्ता मतलब संतुलन कर्ता, शक्ति संतुलन में अपनी सहभागिता निभाने वाले, अब वो कोई बचा नहीं है। कहां पावर ब्लॉक्स है? नहीं है। और दूसरी बात, आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर देख लीजिए, पहले के दौर में क्या होता था कि किसी भी देश का कूटनीतिज्ञ जब दूसरे देश के साथ विदेश नीति से संबंधित बातों में या चर्चा करता था या विदेश नीति से संबंधित मुद्दों में आगे बढ़ता था, तो वो अपने मन के अनुसार निर्णय ले सकता था। कहने का मतलब कि जनता का सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों पर सीधे सीधे कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिकाधिक देशों में देखने को मिलती है, और जहां लोकतंत्र होगा वहां लोग को तो सुनना ही पड़ेगा, जनता को सुनना पड़ेगा। यानी कोई भी हुक्मरान अपने मन मर्जी के अनुसार कोई निर्णय नहीं ले सकता है, विदेश नीति में भी। समझ रहे हैं? तो इस लिहाज से भी शक्ति संतुलन का स्वरूप बदला है ना। एक और बात, हम वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं, और इस दौर में भिन्न भिन्न देशों के मध्य जो अंतर संबंध है वो काफी व्यापक रूप में देखने को मिलता है। कोई ना कोई देश किसी न किसी देश से संबंधित है। अब मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कोई महाशक्ति है, आर्थिक रूप से बेहद उन्नत देश है, तो इसका मतलब कि उस देश से सरोकार रखने वाले तमाम देश निकल आएंगे। अब बैलेंस ऑफ पावर के नाम पर उस आर्थिक शक्ति के विरुद्ध अगर कोई लॉबिंग करे भी, कोई खेमेबाजी करे भी, तो आपको नहीं लगता कि उस खेमे में शामिल होने से तमाम देश कतराएंगे? समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़े थे, मैं बस आपका रिवीजन करवा रहा हूं। तो इस लिहाज से शक्ति संतुलन की अवधारणा अप्रासंगिक प्रतीत होती है। लेकिन वही जब हम इसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन को जब परंपरागत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसके परंपरागत रूप को ध्यान में रखते हुए जब इसका विश्लेषण करेंगे, तो निसंदेह हमें ऐसा आभास हो सकता है कि यह संकल्पना अब अप्रासंगिक हो रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, है ना। अब जरा सोचिए, वर्तमान में आप कहते हैं ना कि एक ध्रुवीय विश्व है, यूनिपोलर विश्व है, जिसकी शिखर पे अमेरिका बैठा हुआ है। यानी अब अलग अलग ध्रुव है ही नहीं, अलग अलग ब्लॉक है ही नहीं, लिहाजा भिन्न भिन्न पावर ब्लॉक्स के बीच बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, शक्ति संतुलन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम समझते हैं परंपरागत रूप से। लेकिन क्या हकीकत में अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर पे ध्यान नहीं देता? देता है। बताऊं कैसे? चलिए मान लिया शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रथम गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला द्वितीय गुट, दोनों के बीच सुस्पष्ट रूप से बैलेंस ऑफ पावर आपको दिखता है। और बड़े सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आप इसे समझ और समझा सकते हैं। जैसे पहला ब्लॉक पूंजीवाद की बात करता है तो दूसरा साम्यवाद या समाजवाद की बात करता है। पहला ब्लॉक जैसे जैसे हथियारों का जखेरा इकट्ठा करता है, दूसरा ब्लॉक भी करता है ना। 45 में अमेरिका परमाणु परीक्षण कर लेता है, 4-5 साल बाद रूस भी कर लेता है, मतलब सोवियत संघ। तो एक शक्ति संतुलन वहां देखने को मिल रहा है। कलेक्टिव डिफेंस के नाम पे जहां प्रथम गुट नाटो का सृजन करता है, वहीं दूसरा गुट उसको संतुलित करने के लिए सोवियत खेमा वार्सा पैक्ट करता है। दिख रहा है यह संतुलन?
लेकिन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध समाप्त होता है, वार्सा पैक्ट समाप्त हो जाता है, केवल नाटो रह जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब विश्व व्यवस्था में खेमेबाजी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स नहीं है, लिहाजा बैलेंस ऑफ पावर की आवश्यकता नहीं है। ये परंपरागत सोच के अनुसार हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो सारे देश अभी भी बैलेंस ऑफ पावर की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर 1991 से लेकर 2001 की विश्व राजनीति के रुझान का आप जायजा लें तो आप साफ साफ पाएंगे कि इस दौर में भी अमेरिका ने शक्ति संतुलन का पूरा प्रयास किया। शक्ति संतुलन का क्षेत्र बदल गया बस। जैसे अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियां शीत युद्ध के दौरान सोवियत खेमे के साथ लड़ रही थी, लड़ना इन सेंस की शीत युद्ध में रत थी, लीन थी, लिप्त थी। शीत युद्धोत्तर काल में, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, यानी पोस्ट 1991, आप देखेंगे जब स्वयं अमेरिका के सहयोगियों ने अमेरिका से कहा कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है, सामूहिक प्रतिरक्षा के नाम पे अब वार्सा पैक्ट नहीं रहा, तो आप नाटो को भी हटा दो। तब अमेरिका क्या कहा? नहीं, नाटो को नहीं हटाएंगे, क्योंकि नाटो के माध्यम से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा, हमारी सैन्य जरूरतों की पूर्ति हो पाएगी। पश्चिमी यूरोप में आए दिन निर्जातीय हिंसा होती है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट्स के दौर में, निर्जातीय हिंसा के दौर में नाटो की सेनाएं पश्चिमी यूरोप में स्थिरता लाने का कार्य करेंगी। समझ रहे मेरी बात? अभी ध्यान से समझिए दिव्यांशु, ध्यान से सुनिए। स्थिरता लाने का कार्य करेगी। यह तो अमेरिका का झांसा था। हकीकत में अमेरिका शक्ति संतुलन की राह पे बढ़ रहा था। उसे खूब बढ़िया से मालूम था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस, यानी एक तरह से कह सकते हैं सोवियत संघ, अमेरिका का प्रतिद्वंदी हो गया। जबकि आप सबको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों की श्रेणी में सोवियत संघ भी था। लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से, आर्थिक विचारधारा के मतभेद की वजह से सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ एक अलग खेमा बना लिया और अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ एक अलग खेमा बना लिया। यानी एक ही ग्रुप से दो खेमे हो गए, दो गुट हो गए। तो क्या अमेरिका को इस बात का भान नहीं है कि कल को पश्चिमी यूरोपीय देश हमसे अलग हो जाएंगे और हमें ही चुनौती देने लगेंगे, जैसे रूस दिया था, सोवियत संघ दिया था? अगर मैं रूस भी कहूं तो उस दौर में उसका मतलब आप सोवियत संघ ही समझेंगे। क्लियर है ये बात? क्योंकि अमेरिका साफ साफ देख रहा था कि 1990 से ही पश्चिमी यूरोपीय देश यूरोपियन यूनियन पे हस्ताक्षर करना शुरू कर दिए थे और 1991 में जर्मनी की दीवार भी ढहा दी गई थी। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। इसे सांकेतिक रूप से पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप का यूनिफिकेशन माना जाता है, एकीकरण माना जाता है। तो क्या अमेरिका को नहीं लग रहा था कि कल को पश्चिमी यूरोप पूर्वी यूरोप दोनों चूंकि एकीकृत होने की राह पे चल ही पड़े हैं, आपस में यूनियन भी बना रहे हैं, हो सकता है हमारी ही सत्ता को चुनौती दे डाले? तो जब ऐसा करेंगे तब नाटो के माध्यम से इनको मजा चखाएंगे। तो नाटो को बनाए रखना अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध के बाद भी यह साफ साफ दर्शाता है कि शक्ति संतुलन की अवधारणा अप्रासंगिक नहीं रही, प्रासंगिक है। अभी भी देखिए, कौन नहीं चाहता है कि हमारी सैन्य शक्ति बढ़े? चाइना को ले लीजिए, भारत को ले लीजिए, किसी भी देश को, हर देश का रक्षा बजट साल दर साल आप बढ़ता हुआ ही पाएंगे। पाएंगे नहीं पाएंगे? ये बात क्लियर है सबको? और एक ये भी बात है ना, जो भी शक्ति संतुलन के समर्थक लोग हैं, विचारक, उनका यही मानना है कि शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ ऑटोमेटिव नेचर की होती है, स्वतः चालित प्रवृत्ति की होती है। हर कोई चाहता है कि वो शक्ति अर्जित करे
और जब शक्ति अर्जित करेगा तो किसी न किसी को उसे संतुलित तो करना ही पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। क्लियर है ना चंचल? तो यही हम लोगों ने पढ़ा था, और इसके आलोचना पे लिखने से पहले एक बार फ्लैशबैक कर लेंगे, हालांकि आलोचना भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर? तो लिखिए, शक्ति संतुलन की अवधारणा। सबसे पहले लिखेंगे अप्रासंगिक क्यों, फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रासंगिक कैसे या प्रासंगिक क्यों। यस, निम्नलिखित आधारों पर शक्ति संतुलन की अवधारणा को वर्तमान में अप्रासंगिक करार दिया जा सकता है। निम्नलिखित आधार पर शक्ति संतुलन की अवधारणा को वर्तमान में अप्रासंगिक करार दिया जा सकता है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, परंपरागत रूप से शक्ति संतुलन के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं वो वर्तमान में देखने को नहीं मिलती। ये बात समझ रहे हैं? परंपरागत परिस्थितियां, अरे भाई शक्ति संतुलन वास्तव में वहीं पर अधिकाधिक रूप से आवश्यक होता है जहां डिफरेंट डिफरेंट पावर ब्लॉक्स हो, अलग अलग। जैसे हम लोग बात करते हैं ना शीत युद्ध की, चलो यहां 2 पावर ब्लॉक देखने को मिलते हैं, तो शीत युद्ध के दौरान जो भी चीजें घटित हो रही थी या फिर शीत युद्ध के दौरान जो द्विध्रुवीयता थी, बाइपोलैरिटी, बैलेंस ऑफ पावर का कोई बहुत बढ़िया नमूना इसे नहीं मानते। बैलेंस ऑफ पावर को खुल के आप द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को भी हटाइए, 1914 से पहले पश्चिमी यूरोप के अंदर जो खेमेबाजी हुआ करती थी और उनके बीच बैलेंसिंग का काम चलता था, अलग अलग पावर ब्लॉक्स के बीच संतुलन बनाने की बात होती थी, सही मायने में वहां पर बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता था, है ना। एक शक्ति दूसरे को संतुलित कर रही है, दूसरे को तीसरी कर रही है, इस तरीके से। तो मतलब सैंपल साइज बड़ा था। शीत युद्ध में
सैंपल छोटा था, 2 ही सैंपल थे। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रथम विश्व का खेमा, दूसरी तरफ सोवियत नेतृत्व वाला द्वितीय विश्व का खेमा। ये लिखना नहीं है, ऐसे बोल दिया। तो मैं बता रहा था कि जो परंपरागत परिस्थितियां चाहिए होती हैं शक्ति संतुलन के लिए, वर्तमान में वो नहीं है। उदाहरण स्वरूप लिखिए आगे, उदाहरण स्वरूप वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अभाव है। कौमा, शक्ति संतुलनकर्ता का भी अभाव है, यानी शक्ति को संतुलित करने वाला, शक्ति संतुलनकर्ता का अभाव है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में, इसी में लिखेंगे कॉमा देकर, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में लोकतंत्र का बोलबाला बढ़ा है, लिहाजा वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में लोकतंत्र का बोलबाला बढ़ा है, लिहाजा कूटनीतिज्ञ यानी डिप्लोमैट्स, लिहाजा कूटनीतिज्ञ खुल के अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। उन्हें जन भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। यह पॉइंट नंबर 1 हुआ। यहां जो मैंने बताया कि जन भावनाओं का ध्यान रखना होता है, अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो ताजा तरीन विवाद चल रहा था, संघर्ष की स्थिति चल रही थी, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो निसंदेह भारत सरकार ये चाहेगी कि हम इजराइल के पक्ष में बात करें। पहली बात क्यों चाहेगी? क्योंकि इजराइल को पश्चिमी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है और कोई भी राज्य चाहेगा कि हम पश्चिमी शक्तियों से मेलजोल बढ़ा के रखें, ये उसके हित में होगा। लेकिन इस हित को ये कब साध सकते हैं? जब इनके ऊपर जनता का नियंत्रण ना हो। अब जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी वहां पर तो शासन पे या सरकार पे जनता का नियंत्रण होगा ही। अब मालूम है कि हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी खासी आबादी मुस्लिम आबादी है। आप उस आबादी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और सबको मालूम है कि एक संवेदना के लिहाज से, इमोशन के लिहाज से दुनिया के जितने मुस्लिम हैं सबका नैतिक समर्थन फिलिस्तीन के साथ था, रहता है, अभी भी है। तो किसी भी सरकार को अपनी जनता की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। और आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल विवाद के संदर्भ में भारत का जो झुकाव रहा, औपचारिक रूप से वो फिलिस्तीन की तरफ रहा। ये क्या दर्शाता है? अब विदेश नीति में कूटनीतिज्ञ अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और यहां पर जन भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। यह बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इज इट ओके? अब कई लोगों का यह मानना है कि इससे तो इजराइल भारत से
रुष्ट होगा, नाराज होगा। पहले भारत पाकिस्तान विवाद में खुलकर वो पाकिस्तान के विरुद्ध आ जाता था, भारत के पक्ष में दिखता था। आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आगे भी वो भारत के पक्ष में ही रहेगा। जब भारत पाकिस्तान दो में से किसी एक के पक्ष में बोलना होगा तो इजराइल भारत के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ कोई मजबूरी नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन को अगर थोड़ा सा संकीर्ण रूप से इस मामले को देखें तो आप कह सकते हैं कि ज्यूस वर्सेस मुस्लिम्स, और उसे मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, तो पाकिस्तान के फेवर में कभी नहीं जाएगा। भारत उसे गालियां देगा तो भी वो भारत के ही पक्ष में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तकाजा यही कहता है ना। तो सरकार समर्थक लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इजराइल ना खुश हो जाएगा, फला ढिमका ये वो। भारत सरकार का जो भी रुझान रहा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व हैं, मेरा इशारा आदर्शवाद की तरफ है, तो भारतीय विदेश नीति की जो आधारभूत संकल्पना है, आदर्शवादी संकल्पना है, वो भी वर्तमान सरकार को यही सलाह देती है कि आप संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अपना निर्णय दें, संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के साथ अपनी सहमति जताएं। तो हमने यूएन के ऊपर छोड़ दिया कि यूएन का जो डिसीजन होगा हम उसी के साथ हैं, तो इसमें बुराई क्या है ना। अब सोशल मीडिया पर चिल्लाने से क्या होगा कि फिलिस्तीन अच्छा कर रहा है, इजराइल अच्छा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट, वर्तमान में विभिन्न देशों के समक्ष नई नई सुरक्षा चुनौतियां उभरी हैं। जिन्हें संतुलित करना व्यवहार में लगभग असंभव है। अब जैसे मान लीजिए कोई देश आतंकवाद को पनाह दे रहा है, अब उसे संतुलित करने के लिए क्या आप भी आतंकवाद को पनाह देना शुरू करेंगे? कोई देश साइबर अपराध में तेजी से सम्मिलित हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या आप भी साइबर अपराधी बन जाएंगे? नहीं। इससे तो पूरी व्यवस्था ही अराजक हो जाएगी। भाई संतुलन का मतलब तो यह हुआ ना कि मान लीजिए आपके घर में राइफल खरीद के आई, तो आपका पड़ोसी भी खरीद लाया 2 महीने बाद, ताकि आप उसे आंखें ना दिखा सके। बैलेंस। अब कोई अपराधी बन जाए तो उसको संतुलित करने के लिए क्या आप भी अपराधी बनेंगे? फिर यहां संतुलन नहीं, सुधार की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये क्लियर है? सेकंड पॉइंट। अश्विनी, गुलशन, दिव्यांशु, चंचल, इज इट ओके?
गुड गुड। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। वर्तमान समय में परमाणु हथियारों का प्रसार यानी प्रोलिफरेशन, डिसेमिनेशन, वर्तमान समय में परमाणु हथियारों का प्रसार अनेकानक देशों के बीच हो चुका है, यानी अनेक देशों के बीच हो चुका है, जिसे गुट बनाकर भी संतुलित नहीं किया जा सकता। जिसे गुट बनाकर भी संतुलित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न देशों के मध्य जटिलतम रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। जटिलतम रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। कहने का अभिप्राय है कहने का अभिप्राय है कि अधिकांश देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। जिसकी वजह से उनके मध्य विवादों के साथ साथ साझे हित के मुद्दे भी बढ़े हैं। कॉमन इंटरेस्ट, विवादों के साथ साथ साझे हित के मुद्दे भी बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में परंपरागत मित्र मंडली की संख्या घटी है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, ये लिखना नहीं है, आप यहीं तक लिखेंगे कि परंपरागत मित्र मंडली की संख्या घटी है। अब जैसे मान लीजिए भारत को कोई रक्षा सौदा करना है, उसके पास दो विकल्प है, एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ सपोज जर्मनी है या इटली है या फ्रांस है या यूके है। मान लो दो ही ले लेते हैं, रूस और यूके। ओके। और भारत को लगता है कि दोनों ही देशों के पास जो हथियार है जिसे हम खरीदने वाले हैं, दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है, एक जैसी है, बट रूस की तुलना में इंग्लैंड का जो हथियार है वो हमारे लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। परंपरागत रूप से आप सबको मालूम है भारत का परंपरागत मित्र है रूस, लेकिन यहां पर भारत किसके साथ जाएगा रक्षा सौदे में? यूके के साथ जाएगा, क्योंकि यह वैश्वीकरण का दौर है। समझ रहे मेरी बात? तो जब परंपरागत मित्र मंडली ही नहीं रही तो काहे की गुटबाजी, और जब गुटबाजी नहीं तो काहे का शक्ति संतुलन। क्लियर है? तो वर्तमान में शक्ति संतुलन की अवधारणा क्यों अप्रासंगिक है, इसको साबित करने के लिए आप इन कारकों का इस्तेमाल करेंगे, इन कारणों का इस्तेमाल करेंगे, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स अभी लिखवाए। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में शक्ति संतुलन की अवधारणा प्रासंगिक कैसे। अप्रासंगिक तो हमने देख लिया। हाँ, तो अब आप हेडिंग डालेंगे वर्तमान में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता।
राइट। वर्तमान में शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपने परंपरागत स्वरूप में भले ही प्रासंगिक प्रतीत न हो, फिर से सुन लीजिए, वर्तमान में शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपने परंपरागत स्वरूप में भले ही प्रासंगिक प्रतीत न हो रहा हो, लेकिन व्यवहार में, है ना, इन प्रैक्टिस, व्यवहार में ये आज भी प्रासंगिक है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 21वीं सदी में भले ही अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सरताज बना हुआ है या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्वकर्ता बना हुआ है, लेकिन व्यवहार में चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ के देश, चीन, रूस तथा यूरोपीय यूनियन के देश उसकी शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, परमाणु अस्त्रों के प्रसार से आज एक नए प्रकार के शक्ति संतुलन का दौर प्रारंभ हुआ है, जहां विभिन्न देश एक साथ मिलकर किसी परमाणु संपन्न देश को परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए प्रयासरत बने रहते हैं। यह संतुलन ही तो है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति संतुलन के संदर्भ में स्वतः चालित सिद्धांत प्रचलित है। स्वतः चालित का मतलब मैं आपको समझाया हूं, क्योंकि शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। यानी जब तक शक्ति है, लोग उसकी प्राप्ति का प्रयास करेंगे, और जब आप शक्ति प्राप्ति करेंगे तो फिर उसे संतुलित करने का भी प्रयास किया जाएगा। यानी शक्ति है तो शक्ति संतुलन भी है। यह कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। तभी आपने लिखा कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक स्वतः चालित सिद्धांत है, क्योंकि शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। हां चंचल, लिख लीजिए, दोबारा बोल देता हूं। शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक स्वतः चालित सिद्धांत है ना, एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ रन थ्योरी है, सेल्फ रेगुलेटेड थ्योरी है ना।
कहने का मतलब है कि शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न देश आपस में प्रतियोगिता करते हैं। और इसी प्रतियोगिता के क्रम में वे एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण भू राजनीति का स्थान यानी जियो पॉलिटिक्स का स्थान अर्थनीति ने ले लिया है। अतः आज सैनिक शक्ति के स्थान पे आर्थिक शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अनेक प्रकार के आर्थिक संगठन एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। हम कह सकते हैं कि यह नए प्रकार का शक्ति संतुलन है। क्लियर? दैट्स इट। वर्तमान में शक्ति संतुलन कितना अप्रासंगिक कितना प्रासंगिक, अगर ये आपको लिखने के लिए दिया जाए आसानी से आप लिख सकते हैं। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत शस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। जिसके कारण विभिन्न देशों में हथियारों का जखीरा इकट्ठे करने की होड़ मच जाएगी या होड़ मच जाती है।
शस्त्रों को इकट्ठा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट, राइट, शक्ति संतुलन की अवधारणा युद्धों को केवल अस्थायी तौर पे रोक सकती है, स्थायी तौर पे नहीं। केवल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से ही स्थायी तौर पे वैश्विक शांति लाई जा सकती है, युद्धों की संभावना को नकारा जा सकता है, गुटबाजी करके नहीं। लिख लीजिए, फिर से बोलूं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से ही विश्व में स्थायी तौर पे, मतलब परमानेंटली शांति लाई जा सकती है, विश्व शांति लाई जा सकती है। और बिना विश्व शांति लाए स्थायी तौर पे युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकेगा। आप चाहेंगे कि शक्ति संतुलन के माध्यम से हम युद्धों की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यह केवल अस्थायी तौर पे मुमकिन है, टेम्पररीली। गुलशन कह रहे हैं कितने वर्ड्स में? गुलशन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन का पूछ रहे हैं ना। एक को लिखना है 250 शब्दों में, दूसरे को 200 शब्दों में, है ना। पहला क्वेश्चन 200 शब्द में लिखना है, 15 अंकों का है। दूसरा क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है, जो कि 20 अंकों का है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि शक्ति संतुलन में यथास्थिति बनाए रखने पर बल दिया जाता है, अतः क्योंकि शक्ति संतुलन में यथास्थिति बनाए रखने पर बल दिया जाता है, अतः जो बड़े व शक्तिशाली देश होते हैं उन्हें नैसर्गिक रूप से फायदा मिल जाता है, बढ़त मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन बर्टन के शब्दों में शक्ति संतुलन के माध्यम से विश्व में युद्धों को रोकने के बजाय शक्ति असंतुलन के माध्यम से कारगर तरीके से युद्धों को रोका जा सकता है। लेट मी रिपीट दिस। जॉन बर्टन कहता है कि विश्व में युद्धों को रोकने के लिए शक्ति संतुलन की अवधारणा उतनी कारगर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कारगर शक्ति असंतुलन की अवधारणा है। क्योंकि एक बेहद शक्तिशाली देश अपने से कम अन्य शक्तिशाली देशों को प्रभावी तरीके से युद्ध में जाने से रोक सकता है।
जब दो गुट एक समान शक्ति वाले होते हैं तो वैसे में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही तो हुआ था। इक्वल इक्वल पावर ब्लॉक्स बन गए थे। क्लियर है? तो अब जाकर शक्ति संतुलन टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक होगा प्रतिरोध, डिटरेंस। यहां तक क्लियर है?